हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स दीदी। तो बच्चों कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है तैयारी। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल। जैसे कि मैंने बच्चों आपको बोला था कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स एंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के कुछ हॉट्स क्वेश्चन की जो कई बार सीबीएसई में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरऑल रिवीजन की बात हो रही है यहाँ पे, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से हम बात नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है एपी से। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन इज इफ mth टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n। कोई एपी है तो जब भी आप एपी की बात करना सबसे पहले लिख लेना लेट द एपी बी, यानी हमारी एपी एक ऑर्डिनरी एपी है तो हम जनरली यही टर्म्स लेते हैं एपी के। आप लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन mth टर्म एपी का 1/n है। mth टर्म यानी बच्चों am इज 1/n। तो हम जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो mth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे फिर से इसने कहा है कि nth टर्म जो है 1/m है, तो यानी an इज इक्वल टू 1/m। अब हम इसमें an का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इट इज नथिंग बट 1/m। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो समझ में आया। यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन दी थी कि mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या कर रहा है, वी हैव टू प्रूव समथिंग शो दैट mnth टर्म बी 1। हमें बताना है कि इस एपी का mn नंबर का टर्म कुछ और नहीं बल्कि 1 है। तो हम लोग को भाई कोई भी टर्म निकालना उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, दुनिया की कोई भी एपी हो बच्चों, कोई भी टर्म निकालना हो हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती है, ए और डी। तो हम ये जो दो इक्वेशंस हमें दिए हैं इनकी हेल्प से हम ए और डी निकालेंगे। तो हम इनको क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे और हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, हम इन्हें सबट्रैक्ट कर देंगे। जब हम सबट्रैक्ट करेंगे आप देख सकते हैं ए और डी में दो लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, ए से ए कैंसिल। अब यहाँ पे तो कैंसिलेशन होगा नहीं, तो m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। ठीक है, यहाँ पे d कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस 1 ये माइनस अंदर जाएगा, n प्लस 1 इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए mn m माइनस n। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, d टाइम्स m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। अब यहाँ पे देखिएगा कि m माइनस n एज अ फैक्टर है और यहाँ पे भी m माइनस n एज अ फैक्टर है, तो हमें d की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है, d इज 1/mn। हमें d मिल जाता है 1/mn। हमें d बच्चों मिल गया है। अब d की वैल्यू बस से काम तो चलेगा नहीं, हमें तो क्या भी चाहिए, a भी चाहिए। तो अब हम a निकालेंगे और a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू रख दें या तो सेकेंड इक्वेशन में रख दें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में हम d की वैल्यू रख देंगे, तो a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू 1/n और हमारा d क्या है, d इज 1/mn। ठीक, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। a निकालना है हमें, तो यहाँ पे देखिए mn जो है ना पहले इसके पास जाएगा, तो m/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। अब देखिए m/mn का मतलब क्या है, m से m कैंसिल, तो ये 1/n ही तो है। तो अगर मैं इसे फिर से लिखती हूँ तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। अब देखिए 1/n कैंसिल और आपको a की वैल्यू मिल जाती है, a इज इक्वल टू, चूँकि 1/mn हम उधर भेज दें तो a इज ऑल्सो 1/mn। तो a भी हमें मिल गया और d भी हमें मिल गया। अब इसने बोला क्या था निकालने के लिए, इन्हें बोला था कि शो दैट mnth नंबर का टर्म, जैसे m मान लीजिए 3 है और n 2 है, तो 3 2 6 नंबर का टर्म इसने पूछा है। ठीक है, तो नाउ mnth टर्म इज, अब हमें mnth नंबर का टर्म चाहिए है, वो कैसे निकालेंगे, कोई भी नंबर का टर्म चाहिए ना। फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला जो हमें पता है, तो कितना आ जाएगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। जैसे an होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, वैसे ही mn नंबर का टर्म हो जाएगा
ए प्लस एम एन माइनस वन डी, ए की वैल्यू भी 1/mn है और एम एन माइनस वन और डी की वैल्यू भी कितनी है 1/mn है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/mn प्लस, अब देखिए ये जो ब्रैकेट के बाहर mn है ना ये जाएगा अंदर, तो mn/mn माइनस 1/mn, ये दोनों कैंसिल और mn/mn क्या होता है भाई 1 होता है। तो mn टर्म इज 1, mn नंबर का टर्म कितना हो गया 1 हो गया, और यही यहाँ पे हमें प्रूफ करना था। तो ये था पहला क्वेश्चन। होपफुली आप समझ पाए हो बच्चों। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एपी का ही है और ऑलमोस्ट उसी टाइप का है। इफ pth टर्म ऑफ एपी इज q, qth टर्म इज p, देन प्रूव दैट nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। जो बच्चे समझ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन, अब वो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मेरे साथ सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट में मुझे जरूर बताइए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि हम अभी समझे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका pth टर्म है ना वो q है। pth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अभी qth टर्म कितना दिया है p दिया है, तो qth टर्म हो जाएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब हम जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, हमने इसे सब्ट्रैक्ट करना है। a और d निकालने के लिए हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, a से a कैंसिल, p माइनस 1 टाइम्स d माइनस, इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा ना जैसे अपन नंबर्स में करते हैं, इज इक्वल टू q माइनस p। अब यहाँ पे देखिए d कॉमन है, p माइनस 1 माइनस q, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू q माइनस p। तो d टाइम्स माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, p माइनस q इज इक्वल टू q माइनस p। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग मामला है। यहाँ पे ये p माइनस q, ये q माइनस p है। तो d की वैल्यू क्या होगी q माइनस p अपॉन p माइनस q। जैसे कि एक 6 है दूसरा माइनस 6 है, तो ये दोनों जस्ट अपोजिट है, तो जब इसके हम वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 1 आएगा। तो बच्चों d की वैल्यू हमें मिल जाती है -1। d की वैल्यू हमें -1 मिल चुकी है। अब जब हमें d मिल चुका है तो हम a आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? हम चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख दें या फिर सेकेंड में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख दो d की, a प्लस p माइनस 1 d इज माइनस 1 इज इक्वल टू q, a प्लस माइनस 1 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस p माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू q। तो यहाँ से आपको a चाहिए ना, तो a इज इक्वल टू, जब ये दोनों टर्म उधर जाएंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, q माइनस p प्लस p हो जाएगा और 1 जो है ना प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो हमें a भी मिल चुका है। हम d तो हम पहले ही पता चल गया था हमें, और अब हमें a भी मिल चुका है। अब क्या बचा है, कह रहा है कि nth टर्म निकालिए। तो बच्चों nth टर्म कैसे निकालते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म हम निकालना जानते हैं, टर्म के फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारा कितना था q प्लस p माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 ना, तो ये a है, प्लस n माइनस 1 n इंटू डी, और d क्या है -1 है। an इज इक्वल टू q प्लस p माइनस 1, माइनस अंदर जाए तो माइनस n प्लस 1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -1 प्लस 1 कैंसिल, और आपको an की वैल्यू मिल जाती है p प्लस q माइनस n। तो बच्चों आप देख सकते हो कि an हमें मिल चुका है। दो क्वेश्चन हमने AP के देखे, ऑलमोस्ट एक ही टाइप के थे, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आए हुए क्वेश्चन है, तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द AP। एक AP दी है, इसका 12th टर्म निकालना है। तो 12th टर्म तो हम सभी निकाल सकते हैं, लेकिन एंड से निकालना है। इस AP का 12th टर्म निकालना है, वो भी एंड से। तो किसी AP के एंड से हम कैसे कोई भी नंबर का टर्म निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। आप क्या करिए, सबसे पहले इस AP का फर्स्ट टर्म लिखिए। क्या है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म वैसे तो है -2, लेकिन जब एंड से निकालना होता है तो जो लास्ट टर्म है ना वो फर्स्ट टर्म बन जाता है। तो a हमारा हो जाएगा -100। फिर कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो वैसे तो कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होना चाहिए, -4 -2। आप जैसे कॉमन डिफरेंस निकालते हो वैसे निकाल लो। तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं,
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि आ जाएगा -4 + 2 यानी कि -2। कॉमन डिफरेंस आ रहा है -2 इस AP का, लेकिन अगर एंड से निकालना है तो हम इसी कॉमन डिफरेंस को नेगेटिव कर देंगे, यानी कि जो भी हमने अभी कॉमन डिफरेंस निकाला है उसका नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ जाएगा +2। ओके, तो हमें कॉमन डिफरेंस भी मिल गया और फर्स्ट टर्म भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, 12th टर्म। तो 12th टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a + 12 - 1 × d, यही तो 12th टर्म का फॉर्मूला है ना। तो ये नहीं चेंज होगा, सिर्फ a और d बदलते हैं। तो a क्या है -100 + 11 और d क्या मिला है हमें 2। तो ये आ जाएगा 12th टर्म एंड से -100 + 22, यानी कि 12th टर्म इज -100 + 22 यानी कि -78। दिस इज 12th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ दिस AP। तो इस तरह से हम किसी भी AP का एंड से कोई भी नंबर का टर्म निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। कई बच्चों को इसमें डाउट है, कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन है, जबकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा ही क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ये एक ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज है जिसके अंदर एक रिवर बह रही है। फ्रॉम दिस ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक और अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। अब सपोज A और B रिवर के दो बैंक यानी कि किनारे हैं। अगर पहला बैंक A है, दूसरा बैंक B है, तो रिवर की विड्थ हो जाएगी AB। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्रिज पे कोई एक पॉइंट P है, जिससे अगर हम पहले बैंक को यानी कि A को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्रीज का, और अगर इसी पॉइंट से दूसरे बैंक B को देखा जाता है तो एंगल बनता है 45 डिग्री का। इस पॉइंट से रिवर के बीच की जो हाइट है वो है 3 मीटर्स। आपको बताना है कि रिवर की विड्थ क्या है, यानी AB निकालना है। तो जब भी हम कोई परपेंडिकुलर लेते हैं, वर्टिकल टावर हो या ट्री हो, हम लोग उसको 90 डिग्री मानते हैं। तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये जो है सपोज ये परपेंडिकुलर को कुछ नाम D दे देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वर्टिकल हाइट जो है PD दी हुई है 3 मीटर की। एंगल, अब अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ चाहिए ट्रायंगल में, तभी हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। ये एंगल 45 है तो ये भी 45 का ही हो जाएगा। अब आपको दो राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, इजीली हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके A भी निकाल सकते हैं। सपोज ये x है और ये y है, हमारा आंसर x + y ही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे एंगल PAD = 30 डिग्रीज एंड एंगल PBD = 45 डिग्रीज एंड एंगल PBD = 45 डिग्रीज, ठीक है। अब पहले राइट ट्रायंगल का यूज़ कर लीजिए। इन राइट ट्रायंगल APD हमें मालूम क्या है, परपेंडिकुलर, चाहिए क्या है, बेस। तो हम किसका यूज़ करेंगे, tan थीटा का। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 ही होता है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा क्या है 30 डिग्रीज। tan 30 डिग्री = परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि PD/AD। tan 30 होता है 1/√3 और PD होता है 3, AD हमें x मालूम है, यहाँ से हमें x मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x × 1x = 3√3 मीटर्स। तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, यानी कि आधी डिस्टेंस हमने निकाल ली है। अब हम आते हैं दूसरे राइट ट्रायंगल में। इन राइट ट्रायंगल PBD, इस राइट ट्रायंगल में हमारा एंगल है 45 डिग्रीज का। मालूम क्या है, परपेंडिकुलर, निकालना क्या है, बेस। फिर से tan थीटा, तो tan थीटा क्या है 45 डिग्रीज = PD/BD, यानी कि 1 = PD 3 है और BD y है। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाती है 3 मीटर्स। बस हमारी जो रिवर की विड्थ है वो क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विड्थ ऑफ रिवर AB = x + y, और x क्या था 3√3 और y क्या है 3। अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा √3 + 1 मीटर। तो ये देख सकते हैं, ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। था ना आसान, इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूजन था, बट आप होपफुली अब आप समझ चुके हो। तो बच्चों चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड
फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 13 डिग्री। सपोज ये एक लेक है फुल ऑफ वाटर, और इस लेक का ग्राउंड लेवल हम कुछ मान लेते हैं, ए भी मान लेते हैं, ठीक है। इस लेक से कुछ हाइट पे एक क्लाउड है, क्लाउड को हमने सी मान लिया है, और इस लेक से 60 मीटर हाइट पे एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट से उस क्लाउड को देखा जाता है। जब देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्रीज़ का। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इसको मिलाते हैं, तो ये जो एंगल है दिस वुड बी 30 डिग्रीज़। यहाँ तक क्लियर है? ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। ये हाइट अगर 60 है तो नो डाउट कि आपकी ये हाइट भी 60 मीटर की ही होगी, लेकिन इस 60 मीटर से कुछ और डिस्टेंस पे, लेकिन इस 60 मीटर से और हाइटेड क्लाउड है। मान लेते हैं कि ये एच है। अब हमें लेक से क्लाउड की हाइट ही निकालनी है, यानी कि क्लाउड की हाइट कितनी हो जाएगी 60 प्लस एच। किसी तरीके से अगर हम एच निकाल पाते हैं 60 ऐड कर लेंगे, दैट इज़ योर आंसर। बट लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और है कि इस क्लाउड की जो परछाई है, यानी कि रिफ्लैक्शन जो है वो झील पे बन रहा है, और जब तो मान लेते हैं कि इसका रिफ्लैक्शन जो है ये बन रहा है यहाँ पे सी डैश, इस क्लाउड का रिफ्लैक्शन यहाँ पे, यानी परछाई दिख रही है इस क्लाउड की यहाँ पे, ऐसे कुछ, ठीक है। अब इसी पॉइंट से इस क्लाउड के रिफ्लैक्शन को जब देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है हमारा 60 डिग्रीज का, 60 डिग्री का। तब आपको बताना है कि लेक से क्लाउड के बीच की हाइट क्या है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे कि जब भी लेक में किसी भी क्लाउड का रिफ्लैक्शन बनता है तो ये जितनी भी हाइट है वो हाइट इसके इक्वल होगी। तो भले ही हम झील में जाके इसे मेजर नहीं कर सकते, बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम ये पता लगा सकते हैं कि दिस हाइट इज़ नथिंग बट इक्वल टू दिस हाइट। और ये हाइट कितनी है 60 प्लस एच है, तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि बी सी डैश इज ऑल्सो 60 प्लस एच। बस यही कंसेप्ट यहाँ पे काम आता है। अच्छा, तो अभी हम ये जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको x मान लेते हैं, और ऊपर वाले राइट ट्राइंगल से पहले हम x निकालेंगे। उस x को हम यूज़ कर लेंगे इस बड़े राइट ट्राइंगल में। आप देख सकते हो 2 राइट ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों राइट ट्राइंगल में हम लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्री और फाइंड कर लेंगे h ही तो निकालना है। इसको कुछ नाम दे देते हैं CM, ये जो परपेंडिकुलर है। और छोटे ट्राइंगल में सबसे पहले हम इस छोटे ट्राइंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CM इज इक्वल टू h, एंगल CPM इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। सो इन ट्राइंगल CPM, हम CPM छोटे ट्राइंगल में आते हैं, परपेंडिकुलर और बेस, टेंजेंट का यूज़ करना है। tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन CM अपॉन बेस, यानी कि PM। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू CM h है और PM x है। तो यहाँ से हमें मिल जाती है वैल्यू, x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से x इज इक्वल टू कह सकते हैं √3 टाइम्स h। x की वैल्यू हमें मिल जाती है √3 टाइम्स h। अब आप वापस आइए इस बड़े ट्राइंगल में। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PMC डैश, इन ट्राइंगल PC डैश M भी लिख सकते हैं। एंगल बन रहा है 60 डिग्री, बेस और परपेंडिकुलर यानी कि वही मामला है tan थीटा वाला। तो आप लिखेंगे tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो पूरा परपेंडिकुलर क्या है C डैश M अपॉन बेस, यानी कि PM। tan 60 इज √3 C डैश M, क्या आप बता सकते हो C डैश M क्या होगा 60 प्लस H प्लस 60, यानी कि 120 प्लस H डिवाइडेड बाई PM, यानी कि X। अब X हम पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ से रख दीजिए। √3 इज इक्वल टू 120 प्लस H डिवाइडेड बाई √3H। बस अब आप देख सकते हो कि हमें H के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलने वाला है। हम इसे सॉल्व कर लेंगे और H निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 3H इज इक्वल टू 120 प्लस H। तो यहाँ से आपको मिल जाता है 3H माइनस H इज इक्वल टू 120, 2H इज इक्वल टू 120, H इज इक्वल टू 60 मीटर्स। तो H की वैल्यू मिल गई, लेकिन इन्होंने तो ये पूछा था ना कि लेक से क्लाउड की हाइट कितनी है। तो क्लाउड की हाइट क्या है, हाइट ऑफ क्लाउड BC इज इक्वल टू 60 प्लस H, यानी कि 60 प्लस 60,
यानी कि 120 मीटर, यानी कि लेक से क्लाउड 120 मीटर हाइट पे है। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हम कर सकते हैं बच्चों, होपफुली आप समझ पा रहे होगे।